नमस्कार, कैसे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को हम कर रहे हैं। उसमें हमने जो अभी तक प्रश्न किए हैं, आप लोगों का बड़ा प्यार मिला है। सभी एग्जाम जो यूपी से रिलेटेड है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए एक ऐसा ही सेशन और करते हैं। एक सवाल आपके सामने है, शुरू करते हैं यहीं से। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ से ज्यादा चीनी मिल है, यहाँ पर मैक्सिमम है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही है। ठीक है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्ट चेक करने हैं कि सही है कि गलत है, फिर ऑप्शन पे जाना है। ठीक है। अब तीसरा देखिए बिल्कुल गलत है, तो एक ये और एक ये, इसमें दो में तीसरा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा देखो बिल्कुल सही है, तो पहला, दूसरा, चौथा, यही ऑप्शन बचा आपके पास, क्योंकि इसमें चौथा है नहीं। क्योंकि यहाँ डाउट हो सकता है कि अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान होने के कारण ऐसा कहा जाता है, ये हो सकता है डाउट, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको यही आंसर इसमें मिलने वाला है। बात समझ में? तो ऑप्शन से कई बार आपको ये निकालना होता है। बात समझ गए? अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है। कौन सा राज्य है जो शक्कर का प्याला कहलाता है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो ये वही जो अभी प्रश्न आपने किया है, तो ये हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कारण अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ कुछ कारण ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, ये गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। राज्य का जो पश्चिमी और तराई क्षेत्र है, इसको चीनी बेल्ट कहते हैं। और ऐतिहासिक रूप से भी भारत की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थापित हुई थी। ये सब इसके प्रमाण है। यानी कि अगला सवाल अगर आपका बनेगा तो स्टेटमेंट बेस्ड ऐसा सवाल भी बन सकता है। और चीनी उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे रोजगार बहुत सारे लोगों को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरा है कि राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। चौथा है कि भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब इसमें देखिए पशुधन गणना होती है, तो लेटेस्ट हमेशा पशुधन गणना आपको तैयार रखनी है। पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। लेकिन राजस्थान में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये यहां पर आप देखेंगे तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लेकिन इसको हमेशा अपडेट करके जाइएगा। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी इसमें मिलता है, हमेशा इसको अपडेट करके लास्ट में जाइएगा। और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गाय और भैंस, गाय बैल की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, इस पर भी। लेकिन यहां पर देखिए मध्य प्रदेश में यहां से ज्यादा पाई जाती है। वैसे देखिए इसका भी डेटा, ये मध्य प्रदेश प्रथम है, ये भी डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल था 20वीं पशुधन जो जनगणना हुई थी। तो इन चीजों के हिसाब से देखेंगे तो पहला, दूसरा यहाँ पर ये सही आप टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई फाइनल आप ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी जब भी आप पेपर देने जाइए तो इन पूरी चीजों को अपडेट करके जाइए, सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल लाना आपके सामने जरूरी था। फिर से जब आपका होगा एग्जाम तो अपडेट कीजिएगा, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ये बहुत सरल प्रश्न है और ये सवाल पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर। तो यहाँ पर क्या है? प्रतापगढ़। इसको कैपिटल कहा जाता है, आंवला राजधानी कहा जाता है। इसको कहा जाता है आंवला राजधानी। बहुत ही बढ़िया ये बेल्ट है, पूरा क्षेत्र है जहाँ पर आंवला बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की मृदा जो है, इसके अनुकूल है। और यहाँ पर बहुत सारे कुटीर उद्योग इस पर आधारित है। मुरब्बा बनाना, अचार बनाना आंवले का, ठीक है, तो कैंडी बनाना, ये सब। आंवले के बारे में अगर बात की जाए तो आंवला आपको विटामिन सी देता है। आंवला जो है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, विटामिन सी देता है। और बहुत सारे मेडिकल इसमें वो पाए जाते हैं, फायदे इसके हैं। और ये औषधीय गुणों से ये भरपूर है। अगर विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो क्या क्या रोग नहीं होंगे, जरा हमको कमेंट में बताइएगा। और यहाँ का ओडीओपी भी है, यहाँ का जो ओडीओपी है, एक जिला एक उत्पाद योजना, तो प्रतापगढ़ का जो आंवला उत्पाद है वो यही यहाँ का रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है? जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, या अक्टूबर दिसंबर के दौरान? तो हमारे यहाँ जो खरीफ फसल है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि खरीफ फसल में क्या आता है, इससे आसानी होती है। जैसे धान है, ठीक है, जैसे ज्वार है, मक्का है, ये सब हमारे यहाँ की क्या है, खरीफ फसल है। मक्का वैसे भी खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है, ध्यान रखिए। लेकिन मुख्यतः जो फसल है, आप कहेंगे भुट्टे तो मिलते रहते हैं, लेकिन ये फसल किसकी है, खरीफ की। बाजरा इसी में आता है, ठीक है। तो इनकी जो बुआई की जाती है वो कब, जब जून की छुट्टी होती है। जून जुलाई के दौरान क्या होता है, मानसून का आगमन होता है, और धान के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी चाहिए कि नहीं, ठीक ठाक मात्रा में। तो मानसून का जब आगमन होता है कब, जून में, तो जून जुलाई में इसको बोया जाता है, याद रहेगा ना, अब कभी भूलेगा नहीं। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये तैयार होती है, जो अक्टूबर नवंबर है, ठीक है। क्योंकि इसको उगाने के लिए, खरीफ फसल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो काफी हाई चाहिए, रेनफॉल भी अच्छी मात्रा में चाहिए, वर्षा जल पर ये निर्भर फसलें होती हैं, ध्यान रखिएगा ये। अगला जो प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पुराना सवाल है ये और काफी बढ़िया सवाल है। पॉलीक्लिनिक जानवरों के लिए नहीं है, तो लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, लेकिन झांसी में नहीं है ना। यहाँ पर उन्नत उपचार व्यवस्था होती है, यहाँ पर ऑपरेशन की भी व्यवस्था होती है, शल्य चिकित्सा की भी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो झांसी में यूनिवर्सिटी है, आप देखेंगे तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पॉलीक्लिनिक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सवाल है, अब ये ज्यादातर करंट से रिलेटेड होता है, लेकिन यूपी में पूछा गया है, तो अब मान लो आगे हो जाए कुछ ऐसी व्यवस्था तो वो पूछ ली जाएगी। अगला सवाल है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले। अब मसाले के लिए तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा, आप केरल में जाएंगे, वहां पर होता है। दलहन उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, इसमें लीडिंग जो है वो मध्य प्रदेश है। तिलहन में आप जाएंगे तो राजस्थान बेसिकली रहता है। खाद्यान्न जो है, टोटल जो फूड ग्रेन्स है, वो यूपी इसमें प्रथम स्थान पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? अब यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक उपज पूछी जा रही है, वाणिज्यिक उपज, कॉमर्शियल क्रॉप। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजों की खेती होती है, लेकिन प्रमुख का मतलब जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा जिससे राजस्व आता हो, तो वो क्या है, जूट है, गन्ना है, कपास है, या तिलहन है? तो नो डाउट ये गन्ना है, ठीक है। कुल गन्ना उत्पादन का भारत में जितना उत्पादन होता है, 45% ऑफ इंडिया के प्रोडक्शन का 45% यहाँ पर होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ना बेल्ट है, पूरब में भी गन्ने का उत्पादन होता है, लखनऊ के आसपास भी जिले हैं, वहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। कैश क्रॉप है ये, कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। और यहाँ पर ये रोजगार का साधन भी है, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में भी बताया था। अगला सवाल है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यानी कि पूरे भारत में जितना कल्टिवेटेड एरिया पाया जाता है, कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, तो एग्रीकल्चर एलिजिबल लैंड में कितना भारत में है? तो भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है, उसका लगभग 10.48% ये जो है वो यूपी में पाया जाता है ना। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, सबसे जो नजदीकी ऑप्शन है इसके वो यही 15% है, लेकिन सवाल ये पूछा था ऐसे। तो अब ऐसे सवालों में आप क्या करें, तो जो सबसे नजदीकी ऑप्शन होगा उसको आप टिक करेंगे, है ना। तो कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग वैसे 10.5% यानी 10.48%, लेकिन अगर ये ऐसे ही पूछ रहा है तो आप इसको 15% टिक करके आएंगे, और कोई उपाय नहीं। वैसे ये सवाल गलत है, अगर 11% दिया होता तो सही होता, 10.48 अगर देता तब तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यही अब मानना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ की लगभग 80% जो भूमि है वो खेती के उपयुक्त है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा यमुना का मैदान है, ये कृषि के लिए बिल्कुल आदर्श क्षेत्र बनाता है, और ये राज्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिल्कुल बैकबोन की तरह काम करता है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे कम अवधि किसकी है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब आपके पेट में कोई चीज पचती नहीं है, मतलब ये बात वाली नहीं है कि किसी की बात नहीं पचती है, खाना नहीं पचता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि मूंग की दाल खाओ, यानी वो हल्की होती है। तो मूंग केवल खाने में ही हल्की नहीं होती है, ये तैयार भी बहुत कम समय में होती है, दैट इज मूंग। और ये आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और ये वैसे जायद की फसल है, मुख्यतः जायद की फसल मानी जाती है। चना और मसूर, ये जो है चना और मसूर, ये दोनों की दोनों क्या है, रबी की फसलें हैं, और ये इनकी तैयारी में 120 दिन लगते हैं, ये ध्यान रखना। और अरहर जो है ये तो बहुत लंबा समय लेती है, इसमें 260 से 280 दिन लगते हैं। अरहर की दाल जिसको तुअर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो मूंग है आपकी, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी बहुत बढ़िया योगदान देती है। नाइट्रोजन का
जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन में भी ये बहुत अच्छा योगदान देती है। ठीक है, तो इसको आपको वैसे भी लगाना चाहिए, चाहे पेट के लिए खाना हो और चाहे खेत में लगाना हो, दोनों जगह ये फायदे ही फायदे करती है। अगला जो सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब इस समय देखेंगे तो यहां पर देखिए, ये सवाल जब पूछा गया था उस समय तो ये 73% था, 2004-5 के आसपास का आंकड़ा। अब अभी आप याद करिए, ये लगभग 59.3% है। तो 59.3% याद करिए, इसको याद कर लीजिए, 59.3%। तो अगर लगभग में मारना हो तो ये टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा। यानी कि कल्टीवेटर्स और जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उन दोनों को मिला के, यानी कि जो किसान हैं कल्टीवेटर्स और दूसरा जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इतनी परसेंटेज, ये इतनी संख्या आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे अब देखिए हमारे यहाँ कृषि से लोगों का मोह भंग हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुतायत सबसे ज्यादा जो संख्या है, जो आबादी है, वो इसी में लगी हुई है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? अब यही देखना बचा था, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में कहां पर होता है केसर का उत्पादन? अब देखिए, केसर जो होता है मुख्यतः ये ठंडे जलवायु का पौधा है ना। ये कहां पर होता है? ठंडे जलवायु में। और ये ठंडी जलवायु जैसे हमारे यहाँ मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर जम्मू कश्मीर में होता है। हमारे यहाँ कोई क्षेत्र है ही नहीं है जहां पर केसर का उत्पादन हो जाए। अब आप आएंगे तो अलीगढ़ में कुछ प्रयोग इसके हुए हैं। अलीगढ़ में जो किसान हैं उन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं। ठीक है, ये एक अनूठी पहल आप मान सकते हैं, लेकिन अब आप इसको टिक कैसे करेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे कि मैदानी क्षेत्र बोलेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र बोलेंगे? तो व्यावसायिक रूप से यहाँ पर कोई उत्पादन वैसे होता नहीं है। अब अगर जिला देता तो अलीगढ़ में कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने किया है, एक प्रयोग किया है, और वैसे उत्तर प्रदेश की कोई जलवायु उपयुक्त ही नहीं है। अब यहाँ पर वैसे टिक करना है तो कुछ लोग कह देंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। ये क्वेश्चन आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था कि ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बाद में ये विवादास्पद सवाल होते हैं, विवादों के घेरे में ये आ जाते हैं। बात समझ में? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप टिक क्या करेंगे? कोई ऐसा हमको तो नहीं नजर आ रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। फसल गहनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉप डेंसिटी। मैंने आपको एक दिन समझाया था कि एक ही भूमि पर, एक ही भूमि है और इस पर उगाई गई फसलों की संख्या, उगाई गई फसलों की संख्या, फसलों की संख्या, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रॉप डेंसिटी। ठीक है, अब फसल जो गहनता है वो कितनी है? अब इसमें जो दिया है, अब 16-17 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 157.53% थी। ठीक है, बात समझ में? अभी आप टिक करेंगे यही। कैसे? इसका फार्मूला क्या होता है? कुल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और गुणे 100। इसी से इसको निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो ये आपकी क्रॉपिंग डेंसिटी यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी या क्रॉप डेंसिटी, फसल गहनता, ये निकल आती है। अब ये भी अपडेट होने वाला सवाल है, फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 160% के लगभग में अपडेट करेंगे कभी भी तो उसी समय करेंगे जब आंकड़े इसके आते हैं। आज कई सवाल, 2-3 सवाल ऐसे हो गए। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? अपडेट जब मैं बोलता हूं तो जहां तक मेरे पास होता है उसको अपडेट करके आपको देता हूं। इसके बाद का अपडेशन अगर आया है तो आपको अपडेट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीज का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, कृषि क्रेडिट कार्ड योजना। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया और कुछ भी बो दिया तो उससे तो कुछ होगा नहीं। कृषि साख की सुविधा अगर है भी और उत्पादन ज्यादा ना हो तो कोई मतलब नहीं है। कृषि सेवा केंद्रों के विकास से तो ऐसा कुछ हो नहीं। अगर हम इंप्रूव्ड क्वालिटी के सीड्स, हाई ईल्ड वैरायटी जो है उसको यूज करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जो है वो एक आप कह सकते हैं वो बुनियादी है और प्रभावी कारक है, ये है ना। इनसे गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार हो सकता है। बाकी कृषि साख क्रेडिट कार्ड किसानों की वित्तीय सहायता तो है, लेकिन वास्तविक उत्पादन बीजों पर ही निर्भर करता है। किसानों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना सबसे अच्छी चीज है और बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाना राज्य का प्रमुख लक्ष्य भी है कि सीड को हम रिप्लेस करें, यानी कि जो पुराने सीड्स जैसे भी ऐसे ही मतलब लो क्वालिटी के जो यूज किए जा रहे हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए, अच्छी गुणवत्ता के सीड्स लाए जाए तो उतनी ही खेती में आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? कहां पर उगाई जाएगी? पूर्वी क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, या केंद्रीय क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में? ऐसे सवालों का जवाब रट के नहीं दिया जाता है। आपको अगर ये पता है कि सूर्यमुखी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती, सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में, तो उससे लगा क्षेत्र कौन सा है? ये आपका जो बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पे झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, ये सब जो क्षेत्र है वहां पर क्या होगा? आसानी से ये उग जाएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन समृद्ध फसल है, खरीफ के मौसम में इसको उगाया जाता है। वहां की जो काली पथरीली मिट्टी है उसके लिए अनुकूल है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ सोयाबीन की खेती का प्रभाव अधिक है, क्योंकि वहां की जलवायु जो है वो अनुकूल है इसके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, या चने का? बढ़िया प्रश्न है। यानी कि कौन सी फसल है जिसका बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा है दाल के तौर पर? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बोई जाती है चना, है ना। कम पानी में अच्छी उपज ये हो जाती है। और ये जो फसल है ये रबी की फसल है। ये जो फसल है ये रबी की फसल है। और इसको भी कहाँ उगाया जाता है? इसको भी आप बुंदेलखंड में देखेंगे तो बहुतायत मात्रा में ये आपको मिल जाएगी। ये भी बिल्कुल मूंग की तरह है, नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाती है, उसकी उर्वरता में सुधार करने का ये काम करती है। और राज्य का लगभग 6% कुल उत्पादन क्षेत्र का चने की खेती के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर 100 बीघे खेती होती है, 6 बीघे इसके लिए होती है, चने के लिए। बुंदेलखंड की ये प्रमुख फसल है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। गेहूं, आलू, गन्ना, गेहूं, आलू, मूंगफली, आलू, गन्ना, कपास, और आलू, गन्ना, धान। किसका? तो देखिए, धान का नहीं है, कपास का नहीं है, मूंगफली का नहीं है। अब बचा क्या? गेहूं, आलू, गन्ना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और ऐसे जो हमारे यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ पर उपजाऊ ये जो पूरा मैदान पाया जाता है उसमें ये तीनों फसलें बहुत अच्छी होती हैं। फर्रुखाबाद चले जाइए, कन्नौज चले जाइए, आगरा चले जाइए, मैनपुरी, इसके आसपास की जो बेल्ट है ये पूरा आप देखेंगे खूब ज्यादा यहाँ पर आलू होता है। गन्ना उत्पादन में तराई क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और आप देखेंगे जो गेहूं है, गेहूं पूरे प्रदेश में अच्छे से उत्पादन इसका होता है और ये प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? वही सवाल देखिए यहाँ पर है, ठीक बिल्कुल वही सवाल है। तो यहाँ गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा, 1-3 यहाँ पर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में पूछा गया है। अब यहाँ धान निकालेंगे तो ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया। मक्का यहाँ पर है नहीं, मक्का निकाल दीजिए, तो आंसर देखिए यही आ गया। एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए अब यहाँ पर क्या है, वैसे ही सवाल दिया है। तंबाकू नहीं है, आलू है, गन्ना है, चावल नहीं है, तो 1-3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये सवाल 2 तो रिपीट ही हो गए। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? अब ये देखिए, ऐसे पूछ लिया तो यहाँ पर गेहूं है, गन्ना है, जौ है, चावल में नहीं है। ठीक है, चावल में नहीं है। उत्पादन हमारे यहाँ होता है लेकिन नॉर्मली ये द्वितीय स्थान पर रहता है। अब अगर कहीं आंकड़े आ गए नए तो ये सवाल आउटडेटेड हो जाएगा। अब तो इसको हमेशा अपडेट करके जाइए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश लगभग सेकंड नंबर पर ऐसे बना रहता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? अब देखिए यही सवाल, इसी के लिए मैं आपसे कह रहा था, ऐसे फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी हमेशा अपडेशन पढ़ के ही जाएंगे। इन सवालों को हटाना इसलिए सही नहीं है कि आप लोग कई बार पुराने ऐसे पढ़ लेते हैं और उसको टिक कर देते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो हमारा सही है। बात समझ में? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेड बास्केट कौन? जहां पर गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में होता है। हरित क्रांति हमारे यहाँ आई 1966 से 1967 के बीच, और इसका जो प्रभाव हुआ वो पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, और सबसे ज्यादा इसमें उत्पादन में वृद्धि क्या हुई? गेहूं के, और गेहूं से ब्रेड बनती है। ठीक है, रोटी बनती है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश हटा दीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक हटा दीजिए, बाकी है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ था? उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, इनका प्रयोग करके ये हुआ था। ठीक है, और इसी से क्रांति आई थी। और हमारे यहाँ MS स्वामीनाथन जी जो थे वो यहाँ पर लेके आए थे इसको, और बाकी विश्व स्तर पर इसका श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। मैक्सिको में उन्होंने इसको शुरू किया था, वहां से हमने इसको सीखा था, वहां से लिया था। तो ये रहा आज का सेशन।
मैंने जो बताया है वो आप ध्यान रखेंगे, हमेशा अपडेशन पे ध्यान देंगे, जिससे कि आपके सवाल कम गलत हो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में और सवाल करते हैं।